इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से और पाकिस्तान की इकानमी को दिवालिया होने से बचा लिया। घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। बिलावल बच्चा है पर मन का कच्चा है। उसके वालिद साहब जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ इदारों में उनकी हियरिंग्स हो रही हैं। चीमा नाई, मुदा किसाई, दिलबर हलवाई, पप्पू नान भाई, ये कारकर्दगी है और ये असल हकीकत है। पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि जी करप्शन का खात्मा करें, लेकिन मेरी तरफ ना दे। जो करेगा वो भरेगा। नैब ने तो अपना काम जारी रखना है, आप तरफ एजेंडा करें, आप ना करें। ये हमारे लिए मटीरियल है कि जी वो वजीर आजम थे, वो वजीर आला थे, वो चीफ सेक्रेटरी थे, वो ये थे, वो थे। तो किस तरह मां सुल्तान बूथ की बात खत्म होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ आइज़ में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का तवील तरीन 9 घंटे इजलास हुआ है और बताया गया कि इस इजलास के अंदर वफाकी वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है। और इजलास के बाद अगरचे कोई बहुत बड़ा ऐलान सामने नहीं आया, अगरचे खान साहब ने ख़ुद फरमाया था कुछ दिन पहले कि वफाकी काबीना में कुछ रद्द-ओ-बदल होने जा रहा है। और ऐसे में कि जब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब और वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब के तबादले की ख़बरें भी गर्दिश कर रही थी, लेकिन कोई बड़ा ऐलान सामने नहीं आया। आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई इमरान खान साहब वफाकी काबीना की कारकर्दगी से मुतमईन है, और ऐसे में कि जब खुद 10 वजारतें कहा जा रहा है कि उनके अपने पास हैं, उनकी कारकर्दगी के बारे में भी पूछा जाएगा कि क्या वो भी ट्रैक पे जा रही हैं और क्या वो समझते हैं कि जो उन्होंने प्लान सेट किए हैं उनके अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ में हम जिक्र करेंगे आज कल सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब और चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने इंतसाद रिश्वतनी के आलमी दिन के ऊपर एक सेमिनार से खिताब किया है। और सदर पाकिस्तान का ये कहना था कि ये करप्शन ही का नासूर था जिसकी वजह से 71 में पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। और चेयरमैन नैब ने तो यहाँ तक कह दिया कि बेहतर ये होगा कि करप्शन के ऊपर सज़ाए मौत की सज़ा मुकर्रर की जाए, तो इससे आबादी कम हो सकती है। गोया को ये कहना चाह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के अवाम बहैसियत कौम करप्ट हैं, और यही वजह है कि कह रहे हैं कि बहुत सारे अनासर ऐसे हैं कि अगर ये हम सज़ा मुकर्रर कर देते हैं तो शायद आबादी में कमी हो जाए। साथ में जिक्र ये भी होगा कि इमरान खान साहब ने कल बैठे हैं ताजर बिरादरी के साथ कराची में, और वहाँ पे जहाँ उन्होंने दीगर और बातें की, एक बयान ये भी सामने आया कि वो कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ पहले दिन से ही साजिशें हो रही हैं। तो आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे वो साजिश करने वाले कौन हैं, क्या वो कहीं सियासतदान है या कहीं और से हो रही हैं। तो इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगरचे माजी में उनकी तरफ से जो एक ऐलान आया था कि उनसे एनआरओ मांगा जा रहा है, और बार बार जब उनसे पूछा गया कि एनआरओ मांग कौन रहा है तो अभी तक जवाब नहीं आ पाया। तो कोशिश करेंगे कि आज साजिशी अनासर का भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं काबिल एहतराम मेरे सदाकत अब्बासी साहब MNA हैं और आपका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया। सदीकुल फारूक साहब जानी पानी शख्सियत पाकिस्तान मुस्लिम नून से आपसे ताल्लुक़ है सर, बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने का। और लाहौर से वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, आप रुकन पंजाब असम्बली हैं और पंजाब में पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं और पार्लियामेंट लीडर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। अब्बास साहब सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ सर, क्योंकि गवर्नमेंट वो कहते हैं ना रिसीविंग एंड पे होती है। आज 9 घंटे तवील इजलास हुआ है सर, बड़ा लंबा इजलास हुआ है और उसके अंदर काबीना के अरकान की कारकर्दगी को देखा गया है। सर मेरा पहला सवाल ये है, गर्दिशी कर्जे 1300 अरब तक पहुँच गए हैं सर, डॉलर आपके दौर में 118 से 140 पे चला गया, माशाल्लाह 22 रुपये इजाफा हो गया है। बिजली गैस कीमतों में आपने इजाफा कर दिया है। इसी तरह सऊदी अरब की तरफ से जो रिलीफ पैकेज आना था उसमें से सिर्फ 1 बिलियन आए हैं, और जो IMF के साथ आपके मुज़ाकरात थे पहले मरहले में नाकाम हो गए हैं। तो असद उमर साहब की कारकर्दगी से तो मुतमईन हो गए मेरे ख्याल में खान साहब आज। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपको एक खुशखबरी आपके नाजरीन को कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजल करम से ऐसी हुकूमत आ गई है कि जो हुकूमत अपने वज़रा को 100 दिन का टारगेट देती है, उनके बाद उनकी कारकर्दगी को पब्लिक के सामने कहती है कि हमने 34 टारगेट दिए थे, 18 अचीव कर लिए और 16 होने हैं। और फिर एक एक वज़ीर को कहा कि अपनी अपनी कारकर्दगी के बारे में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, कितनी बचत की है कौमी पैसे की, क्या क्या मंसूबे किए हैं और क्या आगे रोड मैप है। इसकी बुनियाद पे वो कैबिनेट के मेंबर रहेंगे और वरना नहीं रहेंगे। ये एक कॉर्पोरेट कल्चर है जो PTI ने आपको दिया। इससे पहले क्या होता था, बड़े भाई और छोटे भाई और उनके समधी किचन में बैठते थे और साथ खाना खाया
पावे शावे खाए और साथ ही मुल्क के फैसले हो गए, और ना कोई कैबिनेट का इजलास, ना कोई MNA को पूछता, ना कोई MPA को पूछता। तो ये होता है निज़ाम। अब आपने बात की इंडिविजुअल हमारे वजीरों की कारकर्दगी की, आपका बिल्कुल राइट है कि आप पूछें, लेकिन अगर इकॉनमी को कोई भी समझने वाला बंदा होगा तो मईशत जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि उसको बटन बंद करके दोबारा से ऑन करें तो वो जो ना कंप्यूटर की तरह रीबूट करेगी। ये ऑन गोइंग होती है। जो इसहाक डार साहब ने इस मुल्क के साथ जुल्म किया, रुपए को आर्टिफिशियली मसनूई तौर पर ऊपर रखने का, वो जुल्म इस कौम के 8 अरब डॉलर खा गया। वो 8 अरब डॉलर उसको मसनूई रखने के लिए, अगर मैं जुमला कह रही है, अगर मैं जुमला स्टेट बैंक से हम भी कहेंगे हमसे पूछे बगैर आप ना करें, यही काम इसहाक डार साहब जुमला मुकम्मल कर लूं, आप फिर बोलिएगा जी। इसहाक डार साहब ने रोक के रखा मसनूई तौर पे। उसके बाद जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए, इसहाक डार साहब तो भाग गए पैसा शैसा जो भी करके, मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने आके उसको कोशिश की रैशनलाइज की। और आई अप्रिशिएट के जो भी मिफ्ता इस्माइल इन्हीं के गवर्नमेंट के थे, उन्होंने कुछ सेंसेबल फैसले किए। तो डॉलर जो था, रुपया डॉलर जो था, वो 98 से चलता चलता 124-25 पे रहा। ये अगर रैशनलाइज ना करते तो आज खुदा न खास्ता इस मुल्क में बहुत बड़ा क्राइसिस आता। इसके बावजूद कि उसका नेचुरल रेट 135 से 40 के दरमियान होना चाहिए था, वो उसने आना ही था। रिजर्व आपके पास नहीं थे, चाहे यहाँ पे आप इस असद उमर हो या कोई भी हो, एक मार्केट का नेचुरल रेट होता है, उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि रिजर्व खत्म करते जाओ। दूसरा, करंट अकाउंट का खसारा था जो पीपल्स पार्टी ने दिया था नून लीग को 2.5 अरब डॉलर का, और नून लीग ने हमें 18.5 अरब डॉलर का आखिरी साल का खसारा दिया। असद उमर को बुला लें या किसी बड़े मैशदान को बुला लें, होना यही था जो हुआ। इक़दामात तो आप भी वही कर रहे हैं सर, बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, गैस कीमतें बढ़ा रहे हैं, फिर IMF की तरफ जा रहे हैं। खान साहब कहते थे कश्मोल उठाने से बेहतर है खुदकुशी कर लूँगा, ट्रैक तो वही अपना रहे हैं। फिर इसहाक डार साहब को इतना बुरा कह रहे हैं, जो म्यूचुअल लीगल रेजिस्टेंस के जो 26 मुआहदे हैं, माशाल्लाह से अब मैं आज नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो जो जिसका क्लेम आप कर रहे हैं वो तो इसहाक डार साहब करके गए थे। दो बातें हैं, हम भी इनकी तरह आप पे और आपके बच्चों पे और आने वाली नस्लों पे मोटरवे को बेच के, एयरपोर्ट्स को गिरवी रख के और कर्जे लेके आपको सस्ती बिजली देंगे। जो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 500 अरब का 480 बिलियन का पैसा दे के 1200 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा छोड़ा। किसमें? बिजली में। गैस में 154 अरब का खसारा छोड़ा। PIA को डुबो गया शाहिद खान अब्बासी अपनी एयरलाइन बना के, स्टील मिल को डुबो गया वो लोहे का माफिया, मुझे नहीं पता कौन सा है पाकिस्तान में, स्टील मिलों वाले जो भी होंगे, वो स्टील मिल को बिठा गए। आपका जितने सरकारी इदारे थे वो बैठ गए। तो मेरे भाई हम क्या जादू करें, कर्जों के पैसे लेके आपने नीली पीली ऑरेंज ट्रेनें बसें बना के इस कौम को बेच दिया। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं असद उमर अपनी जेब से पैसे निकाले? सदीकुल फारूक साहब वो कह रहे हैं कि हमने तो 34 टारगेट अचीव कर लिए हैं 30-100 दिनों के अंदर। ये जो पिछली 18 34 में से, सॉरी 34 में से 18 वो कह रहे हैं कि अचीव कर लिए हैं। बाद में इनसे पूछेंगे कौन से कहते हैं कि सारा मलबा तो सारा ट्रैप आप बिछा के गए थे, अब मुंह काला किसी और का हो रहा है, सारे काम आप करके गए थे। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार शिराजी साहब, हमने अगर मसनूई तौर पर डॉलर कंट्रोल किया था तो ये भी कर ले। क्यों आपको करें? याद है, था एक मिनट ना, आप रुक जाए ना। अच्छा ठीक है। 114 पर पहुंच गया था डॉलर, वापस शेख रशीद ने शर्त लगाई थी इसहाक डार से, वापस आ गया। याद है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, वापस आया। आप समझते हैं कि अगर आपके बाकी इक्तिसादी आशारी आपको सपोर्ट ना करें तो बैन अवी मंडी में आप अपने रुपए को या अपनी करेंसी को मसनूई तरीके से आप स्टेबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारे आशारिये क्या थे? 24 बिलियन डॉलर हमारा स्टॉक एक्सचेंज अपना पहुंच गया था, ज़र मुबादला के ज़खायर। हमारा स्टॉक एक्सचेंज 54,000 पॉइंट तक पहुंच गया था। हमने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा कर दी थी। हमने जनाब अली, आप ये देखें, ये 26 मुआहदे की बात आप कर रहे हैं, दहशत गर्दी हमने ख़त्म करके अमन कायम कर दिया था। और फिर PTI को तो हमने 18 अरब डॉलर दिए थे ना। अच्छा, इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि ओवरऑल जो 2017 में तमाम इक्तिसादी आशारिये थे सब मुस्बत जा रहे थे। ये वो चीजें थी। और इसके साथ कहते हैं फिगर्स फेक थे सर, वो कहते हैं बता कुछ और थे, एक्चुअल पोजीशन कुछ और। अच्छा, आप सुन लीजिए, अब इन्हीं के वजीर खजाना ने कहा है कि हमें 18 अरब डॉलर मिले विरसे में। इन्हीं के मनसूबाबंदी के चेयरमैन ने कहा
कि मुस्लिम लीग नून ने सी पैक के 20 अरब डॉलर के मंसूबे 4 साल में मुकम्मल किए। इन्हीं के वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने 45 बिलियन डॉलर कर्जा लिया, 20 बिलियन डॉलर अदा कर दिया। तो 20 बिलियन डॉलर के वो मंसूबे, ये इन्हीं के वज़ीर ने सेनेट में जाके कहा, पहले कहते थे गलत है, सेनेट में जाके कहा कि हाँ 12,000 मेगावाट बिजली इंजेक्ट हो चुकी है, अभी ये आप बता रहे हैं। तो ये आदाद शुमार थे, ये वो चीज़ें थी जिनकी बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी मंडी में हमारी बात मानी जाती थी, इसहाक डार की बात मानी जाती थी। और इनको जो 1 अरब डॉलर जो आपने बताया है वो ऐसे हैं कि उनको ये हाथ भी नहीं लगा सकते। मुझे ये बताइए, आप बता दीजिए, आप बहुत पढ़े लिखे बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, कि जिस सरमाए को, जिस फॉरेन एक्सचेंज को, जिस फॉरेक्स रिजर्व को आप इस्तेमाल ना कर सकें, उसकी बुनियाद पर आपको दुनिया में कोई कर्जा देगा? आप खुद बैनुल-अक़वामी मंडी में जाएं, चीन में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो बैनुल-अक़वामी, सऊदी अरब में हो, वहाँ आप जाकर कहें मुल्क हमारा ख़राब हो चुका है, करप्शन बहुत है, इदारा कोई काम नहीं कर रहा, और उन्हें कहें जी हमारे यहाँ करप्शन का इशू है तो सही ना सदीकुल फारूक साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नहीं, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, इस सूरत में आपके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होगा? यकीनन नहीं। ये क्रिटिसिज्म जरूर आ रहा है कि बैरून मुल्क जाकर इस तरह की बातें हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे एक अच्छी पिक्चर पोर्ट्रे करनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हसन मुर्तज़ा साहब को भी शरीक गुफ्तगू करते हैं, एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस। हसन मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, आप इस 100 दिन या 114 दिन, सदीकुल फारूक साहब ब्रेक में बता रहे थे कि 114 दिन हो गए हैं, कैसी लगती कारकर्दगी? अगरचे आपके रहनुमा जरदारी साहब तो ये फरमाते हैं कि लंबी चलने वाली नहीं हुकूमत, लेकिन जब पार्लियामान के अंदर आते हैं तो कहते हैं जी पूरे 5 साल देने के लिए तैयार हैं। सर, लगता है पीपल्स पार्टी की क़यादत भी बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कभी भी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं रही। उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि हम किसी भी गैर आइनी तरीके से इस सिस्टम को डीरेल नहीं होने देंगे, असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें। और जहाँ तक चलने की बात आपने की कि जरदारी साहब कहते हैं कि चलती नज़र नहीं आती, तो वो तो सारी कौम के सामने है जी। आप उनकी 100 दिन की कारकर्दगी अगर देखें, ख़ास करके मैं तो पंजाब में हूँ और पंजाब की बात करूँगा, तो कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई, कोई असम्बली के अंदर ऐसी डिबेट नहीं हुई, कोई असम्बली के अंदर काम नहीं हुआ। और जो वादे थे हुकूमत के कि हम कोई 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, कोई 50 लाख घर बनाएंगे और जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे, और ये सारी बातों की हद तक कोई ना रोड मैप है। मुर्तज़ा साहब, वहाँ पे गरीबों के लिए वहाँ पे अब रिहाइश का इंतज़ाम भी हो रहा है, उनको खाने भी मिल रहे हैं, और सदाकत साहब कह रहे हैं कि जी 18 टारगेट तो हमने जो अचीव कर लिए, 16 बाकी हैं तो वो भी हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं हो सकता? वो मोहतरम है जी, उनको मैं तो नहीं रोक सकता, वो कहें जो भी कहें, उनका हक है और वो कह सकते हैं। मैं जो देखा है मैं वो कह रहा हूँ जी। और टेंटों में ही अगर रहना है तो वो तो लोग पहले भी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, फिर कौन सा नया पाकिस्तान बन गया है कि उनके लिए कोई अनोखा काम हो गया, तो वो टेंटों में ही रह रहे हैं। लेकिन पंजाब असम्बली के अंदर आपको जो अपोजिशन उसका तर्ज अमल ठीक लग रहा है? सर, वो भी तो पार्लियामान के अंदर नहीं आ रहे, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने बड़ी माजरत के साथ जी, मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना ही मैंने उन्हें कोई इस किस्म की बात की है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो वादे उन्होंने किए थे जी, वो वादे पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। और फिर जो साजिशों की आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो भी उनका अंदरूनी मामलात हैं। कभी स्पीकर साहब की कोई क्लिपिंग सामने आ जाती है और कभी शेख रशीद साहब की आ जाती है, तो वो खुद ही अपने वज़न से गिर रहे हैं। उन्हें कोई गिराने की या उनको कोई इस किस्म का इल्ज़ाम लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है जी। आवाज़ साहब वो कह रहे हैं कि साजिशें आप कह रहे हैं कि बाहर से हो रही हैं, वो कहते हैं अंदर से हो रही हैं। परवेज़ इलाही साहब की वीडियो सुन लें या शेख रशीद साहब की सुन लें। आप कह रहे हैं पहले आपने कहा जी कोई एनओरो मांग रहा है, आपसे बार बार पूछा गया, नाम नहीं ले रहे। आप साजिश का नाम तो सर ले लें, तो बता दें कौन कर रहा है। देखिए, एक तो वीडियो जो अपना चीमा साहब की और जहांगीर तरीन साहब की थी, उस वीडियो में वो शिकायत कर रहे हैं, वो हमारे एक कोलेशन पार्टनर हैं
और कोलिशन में पावर शेयरिंग में बहुत सारे मसाइल होते हैं, और जहाँ से वो चीमा साहब इलेक्शन जीत के आए, वो क्यूली के टिकट पे जीत गए, वहाँ पे हमारा पीटीआई का एक बंदा इलेक्शन भी लड़ा था। उनका शिकवा था कि चौधरी सरवर साहब वहाँ पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे हल्के में मुदाखलत करें, उनकी जायज़ शिकायत होगी। उस साथ में सर उन्होंने ये भी कहा था कि ये बुजदार साहब को नहीं चलने देंगे गवर्नर, आपके इनको जरा थोड़ा सा इनको रोकें। अच्छा, ये जो आप जब हम आपस में बैठे होते हैं, हम बहुत सारी अपनी पार्टी के लोगों पे क्रिटिसाइज करते हैं ठीक करने के लिए, बिकॉज ये उस तरह का निजाम नहीं है जहाँ जरदारी साहब बैठे हैं और जरदारी साहब के इशारों पे सब कुछ चल रहा है, या मियां साहब बैठे हैं और किसी एमएनए एमपीए की हैसियत ही नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारे कोलिशन पार्टनर है। इसमें क्या हो गया, उन्होंने कहा कि इनका आपस में कुछ, देखिए वो किसकी बात कर रहे थे, एक स्पीकर है, एक सीएम है, एक सीनियर वजीर है और एक गवर्नर है। तो क्या ये पावर सेंटर्स है नहीं है? और इनमें पावर अगर कहीं कहीं डिवाइडेड है, कोई किसी के एरिया में मुदाखलत कर जाए, कोई जमहूरी को खतरा पड़ गया। इससे पहले यहां पता क्या होता था, पैसे कौन सी लॉन्च से भेजने हैं, मियां साहब के कौन से घर को किसके नाम ट्रांसफर करना है, ये बैठ के इन पावर कॉरिडोर में हमारे लोगों को आदत नहीं है। ये फेयर एंड एक साफ सुथरी पार्टी बैठ के अगर अपने पावर में उनके लोगों की पावर को डिस्कस कर रही है, इसको इशू बना दें। ये जनाब वो जावेद समूह के अकाउंट से इतने अरब निकल रहे हैं, वो मुश्ताक महर का जो एड्रेस है, तो भाईजान ये आप समझें, आदत बनाएं कि ये वो पार्टी नहीं है जहां पावर कॉरिडोर में लोगों के पैसे लॉन्चों के जरिए बाहर भेजने या मॉडल गर्ल के जरिए भेजने के प्लान। मुझे मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, जो कल उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ पहले दिन से साजिशें हो रही हैं, क्या इस मामले पे वो नाम बताएंगे या फिर यू टर्न लेंगे? जिन्हें मैंने कहा नहीं था, हाँ, इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हल्फ ले रहे थे, तो मुस्लिम लीग नून वहां पे उस वक्त उनको हल्फ नहीं लेने, हल्फ के बाद सॉरी पहली पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे थे, उस वक्त ये शोर शराबा कर रहे थे। इनकी वजह क्या है? इनको इससे पहले पीपल्स पार्टी, सुने मैं सिर्फ एक जुमला बोलूं, शहबाज शरीफ साहब कहते थे मैं हुकूमत में आ गया ना, इस जरदारी का मैं पेट चाक करूंगा और इसको मैं घसीटूंगा सड़कों पे। वो करने के बाद जब हुकूमत आ गई तो चलो बैठ के आओ मिलके खाते हैं, ये कहानी थी। अब इनको पता है इमरान खान आ गया, ना वो एनआरओ चलना है, ना वो मुकम्मका चलना है, ना वो करप्शन की फ्रेंडशिप चलनी है। अब तो सीधा सीधा केसेस हैं और केसेस खुलना शुरू हो गए, इधर के उधर के हमारी साइड के सब अंदर जा रहे हैं। तो उनका यह है कि ये हुकूमत सर्वाइव ही ना करे। शहबाज शरीफ साहब जी, नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं अजीजिया में अंदर, बड़ी आराम से बात है, वो आपको नजर आ रहा है कि उनका बचने का चांस ही कोई नहीं है। पिछला केस भी वो जमानत पे, जरदारी साहब पे भी वो ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप के हालात काफी सारे खराब हैं। इनको तो सब कुछ डूबता हुआ नजर आना चाहिए, आप भी समझे ना। डूबते लोग कैसे साजिश कर सकते हैं सर, फिर ये बताएं ना सर। इनकी कोशिश थी कि किसी तरह से हुकूमत जो 20 दिन की है, जरदारी साहब कहते थे कि इसके खिलाफ करारदाद लेके गुफारक करेंगे, तो ये बातें हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजल से नैब के इदारे भी ठीक हो गए, वो भी अपने पाँव पे खड़े हो गए, हुकूमत भी अपनी जगह पे स्टेबल है। इनके हालात खराब हैं, अगर ये अभी से भी ठीक हो जाए और एहतसाब को मान लें तो ठीक है, काम चल रहा है। वैसे खान साहब तो मुतमईन नैब की कारकर्दगी से, बल वो कह रहे हैं कि ठीक हो गए, लेकिन सर आप देखें चलने देना सर, अभी तो 100 दिन हुए आप साजिशें शुरू कर दी आपने। ये आज भी एक आपका मैंने वो सुना कि अंडे लेके सर पार्लियामान के अंदर लेके जाना चाह रहा था, वहां पे अंडों का इनका बिजनेस है। मैं अर्ज करूं, थोड़ा सा वक्त है सर, पीटीए को वक्त है, मुर्गी लेके जाए या मुर्गा लेके जाए, आप बताइए। नहीं, मुर्गी नहीं, अगर आप चाहें सर, एक मोहतरम इदारा है, वहां से सब ताकत लेते हैं सर, वहां पे जाके किस तरह का शो करना। सर अगर पार्लियामेंट में अंडा चला जाए तो कुपलीद है, अंडा तो बड़ा पाक है, इनके तो बड़ा मंशूर का हिस्सा है। मैं अर्ज करूं, हमारे मंशूर का और इनके कारोबार का, हमजा शहबाज अंडों का ही अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि ये कहते हैं हम बड़ी हुकूमत ठीक है, इनके वजीर आजम साहब कल कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ये ठीक है या इनके वजीर आजम ठीक है? ये कहते हैं जी कि ये तो बड़ी जमहूरी हमारी पार्टी है, इनका हर बंदा उससे पूछे जो खान साहब फैसला करेंगे हमें मंजूर है। अगर सारे फैसले खान साहब ने करने हैं तो ये जमहूरियत होगी या डिक्टेटरशिप होगी? अच्छा, अब इन्होंने लांचों की बात की है। जहांगीर तरीन के वालिद साहब कस्टम में थे, सोने की लांच के हवाले से ज़रा पूछें इनसे, क्या इल्ज़ाम है उन्होंने सोना लांच के जरिए में निकाला था? सोना क्या है उन पर? ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि वो लांच से सोना पकड़ा। फारूक साहब अगर नवाज शरीफ की 1936 से शुरू करते हैं तो जहांगीर तरीन का भी उस लांच से शुरू करें। तो 5 साल सर आपके पास सुन तो ले, अब पता चला नवाज शरीफ की वहां से आप तो ना बोले, अभी फारूक साहब अभी ना बोले, अभी ना बोले आप, अभी ना बोले आप। मैं ये अर्ज करूं, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, अलीम खान खुद ये नाराज अगर ना हो, खुद
इमरान खान साहब के वालिद साहब जो 303 थे ना, 303, उनमें से एक थे जिन्हें निकाला गया था करप्शन के इल्ज़ाम पर। अभी अलीमा खान पे आ जाइए, उन्हीं के घर की फर्द है, उनकी बहन है, ना नौकरी, ना कारोबार, ना बच्चे, ना कुछ, और जायदादें, और मजबूरन इन्हीं के मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कहना पड़ा कि हाँ सबूत आए तो फिर हम, तो सबूत तो सामने है। अब मैं आपसे अर्ज करूँगा कि एक और बात जो बहुत ज़रूरी बात है कि ये कहते हैं हमारे खिलाफ साजिशें, इस पार्लियामेंट में और नहीं, नौजवान 30 साला नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर आप कौमी मामलात पे हमारा ताउन चाहते हैं तो कदम बढ़ाओ, इमरान खान हम तुम्हारे साथ, ठीक है। उन्होंने कहा हम 5 साल के लिए तुम करो, ये खुद गिर रहे हैं अपने वजन से। उसके अलावा ये एनआरओ की बात जो आपने की, एनआरओ मार्शल लॉ में होता है। जब अदालतें हों, जब दूसरे इदारे हों, कि आपने मार्शल लॉ लगा रखा है कि आप कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, आप हैं कौन, कौन सा इख्तियार है आपके पास एनआरओ देने का? झूठ बोलते हैं आप, यानी आपके झूठ का ये आलम है कि आप कहते हैं मुझे डॉलर की कमी जो है वो खबरों से पता चली, आपका वजीर खजाना कहता है मैंने बताया है इमरान खान साहब, वो दोनों बयान आमने सामने। कोई खुदा का खौफ करो यार, फिर उसके बाद आप आ जाइए। अब आ जाए नैब के चेयरमैन साहब पर, कितनी उन्होंने गलत बात की है कि अगर सजाए मौत होगी करप्शन पर तो आधी कौम फारिग फौत हो जाएगी, फांसी लग जाएगी। यानी चेयरमैन नैब ये बात करने का मजाज है? जो सुप्रीम कोर्ट का जज भी रहा हो, वो इतनी बद अखलाकी और इतनी इस कौम को जलील खार कर दिया है। दुनिया कहती है कि ये चोरों की कौम, ये करप्ट लोगों की कौम है, आधे लोग फांसी चढ़ जाएंगे अगर सदाए मौत हो। ये चेयरमैन नैब है, इसको तो इस्तीफा देना चाहिए। और एन उसी वक्त एक जुमला और एन उसी वक्त एक जुमला और एन उसी वक्त इस मुल्क का सदर, मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर, नेशनल यूनिटी की अलामत कहता है मैंने 70 की दहाई में 50,000 रुपए रिश्वत देकर टेलीफोन लगवाया था। तो 62-63 में तो आप आ गए, या इस्तीफा दें या सुप्रीम कोर्ट से वो मोटर नोटिस लें इनका। लेकिन मैं पहले सर हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ चलता हूँ, उनको शरीक गुफ्तगू करते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, आप भी कह तो ये रहे हैं कि आप मुतमईन नहीं हैं और आपका फरमान है ये भी कि अपने वजन से गिर रहे हैं, लेकिन नून लीग बार बार वो वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब हो, सदर के इंतखाब हो, या जॉइंट अपोजिशन के एक एफर्ट करने जा रही हो, हमें पीपल्स पार्टी कनी कतराती नजर आ रही है। फिर से अगर आप भी मुतमईन नहीं है नून लीग की तरह, तो कम अज कम ऐवान के अंदर अपोजिशन के साथ तो इकट्ठे हो जाए ना सर। देखिए जी, आप दो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। नून लीग एक अलहदा पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना एक एजेंडा है, अपना एक मंशूर है। पीपल्स पार्टी एक अपने नज़रियात पर कायम जमात है, उनका एक अलहदा है। मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, जैसे मेरे मोहतरम भी फरमा रहे थे जी के चोर हैं जी, बैंक अकाउंट्स निकल रहे हैं और फलां हो रहा है। इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये गवर्नमेंट में है। बैंक अकाउंट्स का पता करने के लिए वो मैनेजर मौजूद हैं जिन्होंने वो अकाउंट्स खोले होंगे, बैंक मौजूद हैं, उनमें से देखें वो अकाउंट्स किसके हैं, कहाँ पे उनकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ये पेशावर में भी जो अकाउंट्स निकले हैं वो भी पीपल्स पार्टी के थे, वो भी जरदारी साहब के थे। ये जो पंजाब से निकले हैं वो भी जरदारी साहब के अकाउंट्स थे। और एक चीज मैं बड़ी कैटेगोरिकली इन्हें कहता हूं कि अगर ये बदतमीजी और ये गालम गलोच और ये नाम ले लेके कि फलां और फलां अगर ये करेंगे तो हमसे ज्यादा कोई भी नहीं कर सकता जी। सिर्फ बात है उस फासले की जो गाली और जबान के दरमियान में है। ये बात करें किसी दलील से करें, हम उसका जरूर जवाब देंगे, लेकिन अगर ये गाली निकाल के ये समझे ना कि आगे वाला आदमी गाली नहीं दे सकता, तो ये इनकी खाम ख्याली है जी। अगर ये इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो फिर ये हमें भी मजबूर कर रहे हैं कि यहाँ सीता वाइट का भी जिक्र हो, तेहरान का भी जिक्र हो, फिर यहाँ रेहाम खान की किताब जो है वो आज सारी कौम के पास है, वो भी खोली जाए, उस पर भी बात हो। बात करनी है तो सियासत की करें जी। हम सियासी कारकुन हैं, सियासत का जवाब हम सियासत से दे सकते हैं, हम गाली का जवाब नहीं दे सकते जी। इन्होंने एक जो कल्चर पैदा कर दिया वो ये है कि ये गाली भी देते हैं और ये कहते हैं कि आपने आपको डिफेंड क्यों कर रहे हो, उस पर भी ये सीख पा हो जाते हैं। लेकिन ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं है जी। गाली का जवाब अगर अब इन्होंने गाली दी तो गाली गाली के जवाब में ही होगी जी। जी बहुत शुक्रिया। आप जो आप क्वेश्चन करेंगे मैं हाजिर हूँ जी उसका जवाब देने के लिए।
एक ब्रेक लेते, छोटी सी ब्रेक। राना सनाउल्लाह साहब भी फरमा रहे हैं कि 2 साल के लिए शायद कौमी हुकूमत बना दी जाए तो इस मुल्क की सिमत को ठीक किया जा सकता है। उनकी तजवीज़ किस हद तक दुरुस्त है, ऐसे में कि जब खुद खान साहब कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन हो सकते। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद ये नुकता उठाते हैं सदाकत अब्बासी साहब के साथ। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सदाकत साहब, आप ही की तरफ नुकता लेके, एक तो जो सदीकुल फारूक साहब ने कहा है कि चेयरमैन नैब को उनकी जो तजवीज़ आई है कि आपको लगता है कि बड़ी ठीक है कि हाँ सज़ाए मौत का कानून होना चाहिए और तभी जाके आबादी भी कम हो जाएगी और इस मसले से बहल छुटकारा हासिल किया जा सकता है। और साथ में सदर पाकिस्तान साहब फरमा रहे हैं कि 71 के अंदर भी ये करप्शन थी जिसने मुल्क को तोड़ा। तो सर ये फाइनेंशियल करप्शन थी या किसी और करप्शन की तरफ वो इशारा कर रहे थे? सबसे पहले तो सदीकुल फारूक साहब ने चेयरमैन नैब को बड़ा तनकीद किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी बदमनी इस तरह के बंदे को चेयरमैन नैब होना चाहिए। असल में इनको शायद याद नहीं है, ये चेयरमैन नैब मुस्लिम लीग नून ने लगाया था। तो इनडायरेक्टली इनकी पार्टी के अंदर जो एक दूसरे के इख्तलाफात हैं, शायद ये शायद खाकान ने लगाया था या शायद नवाशी साहब ने लगाया था। तो ये उसका इजहार कर रहे हैं उनकी चॉइस पे। ना ये देखें ना, ये एक जुमला ना, फिर आपने भी एक बार ये आईनी तरीके से वजीर आजम और बर्दाश्त करें ना। मैं कह रहा हूं कि ये नाअहली इन्होंने नवाज शरीफ साहब की और या शायद खाकान अब्बासी साहब ने अगर की है उनकी नाअहली, और साथ जरदारी साहब के जो खुर्शीद शाह साहब की नाअहली का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो इससे कसूर, मुझे तो वो बड़े भले आदमी लगते हैं। खान साहब मुतमईन नहीं है सर, वो कह रहे हैं कि मैं अगर होता तो 50 लोग अंदर होते। खान साहब इसलिए कह रहे हैं कि खान साहब ने उनको लगाया नहीं है ना। अच्छा, अब उन पे तनकीद कौन से कर रहे हैं? वो जो लगाने वाले तनकीद कर रहे हैं। तो ये एक बात है, मैं समझता हूं कि वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। खामियां कमियां कोताहियां हैं, दोनों तरफ से तनकीद आ रही है, लेकिन वो उन्होंने आके तो एक दफा स्टैंड लिया। वरना इससे पहले तो मुस्लिम लीग नून वो है जिन्होंने नैब नवाज शरीफ साहब की क्रिएशन थी ये एहतसाब, जिस पे जुल्म किया लोगों पे, लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर करते रहे। फिर शहबाज शरीफ टेलीफोन करके तो जजेस को कहते रहे कि एनू 3 साल कर दो, एनू 5 साल कर दो, एनू सर आपने सुनी है, मैंने भी वो सुनी। ये वो लोग हैं जिन्होंने वो एहतसाब बनाया। आज अपने बनाए हुए एहतसाब, अपने बनाए हुए चेयरमैन से इनको तकलीफ इसलिए है, इनका ख्याल था कि ये गरीब पटवारी, ये स्कूल टीचर, ये कोई छोटे मोटे अफसरान पकड़े जाएंगे, हमें कोई पकड़ सकता है। तो आज ये अल्लाह की पकड़ है। चोरी चकारी का एक एंड था, वो खत्म हो गया। तो बहरहाल थोड़े से आपसे भी नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि तगड़े लोगों के खिलाफ तहकीकात शुरू की तो हमारे फंड्स हमारे रोक लिए। चेयरमैन नैब कह रहे हैं फंड्स, उन्होंने कहा हमें और चाहिए, उन्होंने तनकीद नहीं की। अब मेरे भाई कहते कि हम कोई पर्सनल बातें कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो शायद वो कुछ उन्होंने रेफरेंस भी दिए। मैं जावेद समू साहब की बात कर रहा हूं, उनके अकाउंट से मेरे भाई पैसे निकले और उनका एड्रेस वही है जो जरदारी साहब के क्लिफ्टन के घर का है। मुश्ताक महर साहब के अकाउंट से 8 अरब निकले हैं। तो जो ड्राइवर नुमा आदमी है, ये इंक्वायरी नैब ने करनी है या पीटीआई ने करनी है? सुन लेना, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई पे मैं आपको बताऊं, मुश्ताक महर साहब मैं भी तो अलीमा खान की बात कर रहा हूँ ना, मैं भी तो जहांगीर तरीन के खान खाने की और ड्राइवर के बैंक अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा सुने ना, आप वो बैंक अकाउंट्स जो जहांगीर तरीन के ड्राइवर के और खान खाने के हैं। बोलिएगा आप जहांगीर तरीन साहब पे जितनी आपने आग निकाली है मुझे बात तो मेरी भी सुन लेना। मैं कहना चाह रहा हूं काफी बोले मुश्ताक महर साहब जो है, मुर्तजा साहब आपका पॉइंट लेते हैं, अपनी का खत्म हो तो आपकी तरफ आते हैं। और अलीमा खान की बात कर रहा हूं, रिश्ता तो फिर बात नहीं होती ना भाई। अलीमा खान ने अपनी बारी पे आप बोलेंगे तो बात होगी ना। जो शौकत खानम का पैसा हसन मुर्तजा साहब आप क्या कहते हैं सर, जाकर जुए पे लगा दिया और उससे जायदादें खरीदी दुबई के अंदर, उसका हिसाब किसने देना? तो भाईजान जुर्रत करते ना, पकड़ लेते ना। आपका 5 साल हमारा दौर नहीं था ना, पकड़ लेते। अब किसका दौर है? अब वो तो भाई का दौर है। जहांगीर तरीन का मामला तो सर सुप्रीम कोर्ट से तय हो चुका है ना, जो कुछ होना था सर। घर साफ मैं अपनी बात करूंगा, सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर। जवाब दे सकते हैं ना कि मेरे पास ये कपड़ा ज्यादा कहां से आया? मुश्ताक इमरान खान, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर, आ गया। मैं मुश्ताक महर साहब की बात कर रहा हूं, जिनका पता जवाब भी इमरान खान साहब ने और आपने देना है। और सर पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर। हसन मुर्तजा साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया ना, प्लीज गो अहेड सर, गो अहेड।
अच्छा सुने, मैं जिनकी ये जो रोक रहे हैं मुश्ताक महर साहब जिनके अकाउंट से 8 अरब निकले हैं, उनका पता वही है जो मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब का पता है। तो बाकी है ना, अब वो कह रहे थे उस तरफ आए ना सर, पाकिस्तान के गरीब अवाम की ये कोई तरीका नहीं है। आप उनको वो कहते हैं अकाउंट बनाओ, आपकी जेबें काट, ये मेरी बारी है, आप उसका जवाब बात करूंगा, ऐसे नहीं मुश्ताक महर की तरफ आप जाते हैं। हसन मुर्तजा साहब प्लीज सर, हम चाह रहे हैं कि बड़ी कोई प्रोडक्टिव गुफ्तगू हो, इनका पॉइंट ऑफ व्यू आने दो, उसके बाद आपकी तरफ आएंगे, आप बयान कीजिएगा। सुनने वाले लोग, अगर मैं कोई गैर इखलाकी जाती बात करूं तो मैं मुझे हम भी गैर इखलाकी बात नहीं करते। मैंने तो पहले गुजारिश की है कि सर प्लीज सर अपनी बारी पे बोलना यार। सर पीपल्स पार्टी तो अपने आप को बड़ा जमहूरी पार्टी कहती है। सर सुन ले, थोड़ा सा सुन ले, उसके बाद फिर आपकी तरफ आते हैं ना। मैं FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के एड्रेस पे एक बंदे का एड्रेस है जिसका नाम मुश्ताक महर है, उसके अकाउंट में 8 अरब पाए गए। मैं फालूदे वाले की बात नहीं कर रहा, मैंने एक मॉडल की बात की। अयान अली साहिबा से पैसे पकड़े गए और उनकी वकालत जो है वो पीपल्स पार्टी ने की, मैं वो बातें कर रहा हूं। तो कहने की बात ये है कि ये वो फैक्ट्स हैं जो हैं। अब ये सारी चीजें आ रही हैं सामने, तो पीपल्स पार्टी को अगर उसका मसला है तो हम क्या कर सकते हैं? सर मैंने सादा सवाल किया था, चेयरमैन नैब की तारीफ आप कर रहे हैं, उन्होंने एक तजवीज दी है कि मौत की सजा मुकर्रर करें, तो PTI की गवर्नमेंट करने जा रही है। और फिर जो सदर साहब ने कहा है कि करप्शन, तो कौन सी करप्शन थी जिसने मुल्क तोड़ा? सर जो चेयरमैन नायब साहब की तजवीज है, अगर कौम का पार्लियामेंट समझता है कि ये तजवीज आनी चाहिए, तो मैं समझता हूं PTI की हुकूमत चल रही है, हो सकता है हम में कोई करप्शन, हमारे लोग करप्शन कर रहे हो, तो अच्छी बात है, उनको सजाए मौत हो, मुझे तो कोई इतराज नहीं। लेकिन ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है। सदर पाकिस्तान वाली बात है, उन्होंने कोई 70s की बात की थी कि 70s में ये करप्शन उस टाइम से चली हुई है, तो है ना। आप पीपल्स पार्टी ने सारे केसेस नवाज शरीफ साहब पे बनाए हुए हैं, और नवाज शरीफ साहब ने सारे केसेस जरदारी साहब पे बनाए हुए हैं। इनकी तकरीरें निकाल लें, वो कहते थे नवाज शरीफ करप्ट है, ये कहते थे जरदारी करप्ट है, एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करते थे। आज दोनों लाइन पे लगे हुए, तो ये हमें तो क्यों, हमारा क्या कसूर? क्या आप दोनों मिलकर कहते हैं कि ये सारे करप्ट है? लेकिन मैंने जो तनकीद की है चेयरमैन नैब पर, वो ये की है कि उन्होंने जो ये बयान दिया कि अगर करप्शन की सजा मौत हो जाए तो आधी कौम ख़त्म हो जाएगी। मैंने ये कहा है कि उन्होंने ये बयान, उनका पाकिस्तान की हद तक नहीं रुका, ये पूरी दुनिया में गया है। उन्होंने अपनी पाकिस्तानी 20 करोड़ की कौम में 10 करोड़ करप्ट देख लिए हैं, ये उनकी ऑब्जर्वेशन है। और फिर मैं अर्ज़ करूँ, कोई ना तजुर्बाकार आदमी नहीं है जो कानून ना जानता हो, जिसे ज़ाब्ता अखलाक ना पता हो, वो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज रह चुका है। बट तजवीज़ अच्छी है सर। मुझे ये तजवीज़ इंतहाई बुरी तजवीज़ है। इस ऑब्जर्वेशन के साथ कानून सख्त बनाएं, ये ऑब्जर्वेशन पे मुझे सबसे इतराज़ है। हाँ, अब अगर इनकी इस बात पे कि अगर पार्लियामेंट इस बात को अडॉप्ट करती है कि करप्शन की तारीफ कर दें, क्या करप्शन है, और जो फिर करप्शन में मुलव्वस पाया जाए वो जज हो, जनरल हो, सियासतदान हो, जर्नलिस्ट हो, उसके लिए सजाए मौत। तो फिर किरदार को दवाम बख्शने वाले जो जजेस PCO के तहत हल्फ लेते हैं, उनके हवाले से भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आईन तोड़ने वालों के लिए तो अपार्टमेंट का 6 आ गया सर। वो तो जो जज PCO के तहत हल्फ लेता है वो उतना ही बुरा, उसी जुर्म का इर्तिकाब करता है जो आइन को तोड़ने का इर्तिकाब करता है, तो उसकी भी सजा मौत ही होनी चाहिए। तो फिर 18वीं तरमीम के वक्त ख्याल नहीं है सर कि मेरा ख्याल है कुछ गलतियां रह गई। मियां साहब ने कहा है कि मैं फंस गया हूं, अब खत्म, कोई नैब को ठीक करने की जरूरत नहीं है, यही ठीक है जो मैं तो फंस गया हूं। उनका कल का बयान था, उन्होंने एक मजाक की है, कहते ना तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, वो नहीं है तो बाकी पाकिस्तान को मतलब ये है कि ये एक मजाक उन्होंने किया है कि कोई कानून को ठीक करने की यार एक मजाक किया, बस मजाक किया। आप समझते नहीं, आप में हिस्से मजाक ही नहीं है। अच्छा, मियां साहब ने मजाक किया। जी कि जहांगीर तरीन साहब के ड्राइवर और खान सामे के अकाउंट से निकले। अब मैं आपके दरमियान बोलना शुरू हो जाऊं ना तो आपको एक बात नहीं कर पाएंगे। सिर्फ समझाने की बात यह कि इस तरह जब बंदा बोलता है तो उस बंदे को बोलने देना चाहिए, वरना मैं आपकी एक बात किसी को सुनने ना दूं। अब मैं सुनो, क्योंकि आपने एक मिनट बताना है कि इस तरह होता है, आप बंदा आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते।
जब आप बोलेंगे मैं दरमियान में बोलूंगा, आप कैसे बात करते हैं? गो अहेड हसन मुर्तजा साहब। ड्राइवर और खानसामे के जो अकाउंट्स निकले हैं उसका जवाब किसने देना है? अलीमा खान पूरी कौम का पैसा लेके जुए में लगाकर और दुबई में उसने प्रॉपर्टी बनाई, उसका जवाब किसने देना है? बताएं मुझे। इकरामुल्लाह न्याजी साहब हो रही है ना सर, तहकीकात हो रही है। उसका जवाब जरदारी साहब ने देना है, जिनकी हुकूमत थी। एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर एस्टैब्लिश ना कर सके तो उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा। सर स्टेटमेंट आ गई है ना। आपकी जो बहन है अलीमा खान साहबा, उसका जवाब आपने देना है। उनको गिरफ्तार करके क्यों नहीं लाते? PIA के इकरामुल्लाह न्याजी साहब जो थे, इमरान खान साहब के वालिद, बड़ी माजरत के साथ उन्हें जिन चार्जेस पे नौकरी से निकाला गया, वो उसका जवाब किसने देना है? आपके बनी गाला के घर को जो रेगुलराइज इंडिविजुअल एक्ट के साथ आप पूरी ये तो कौम के घर गिरा दिए, आपकी तरह खानदानी पार्टी में घर जो है इमरान खान साहब उसको रेगुलराइज कर दिया गया, बच्चों का नाम के किसने उसका जवाब देना है? सर पाकिस्तान में हसन मुर्तजा साहब के कानून है कि कत्ल किसी एक ने किया और सजा किसी और को मिले। सर ये कहां मैं लिखा हुआ है? किसके कत्ल की सजा कह रहा हूं जी? नहीं आप उनके वालिद की बात कर रहे हैं, उनकी हमशीरा की बात कर रहे हैं। सर उससे खान साहब का क्या ताल्लुक? सर जिन लोगों ने किया उनको सजा मिलेगी। जिस पैसे से एसेट्स बने, हमने जरदारी पैसे से एसेट बने वो करप्शन का पैसा है ना जी। अभी हमने बिलावल का जिक्र नहीं किया, करप्शन का पैसा जरदारी साहब करप्ट है तो हमने एक दफा भी जाके बिलावल अगर इकरामुल्लाह न्याजी साहब के करप्शन के पैसे से एसेट्स बने हैं जो फिर इनको इनहेरिट करने चाहिए, औलाद है तो वो करप्शन का पैसा ली है, तो लायबिलिटीज भी तो उसी ने देनी है। लायबिलिटीज किस पे जानी है? भाई बिलावल साहब हमारे कोलीग हैं, असेंबली मेंबर हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि बिलावल साहब करप्ट है, हालांकि जरदारी साहब इंटरनेशनली नॉन करप्ट आदमी है, लेकिन हमने कभी भी नहीं कहा बिलावल साहब डैमेज कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं उनको पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन बनाएं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बिलावल साहब। लेकिन वो इंटरनेशनली करप्ट मशहूर नहीं है क्या? आप सिर्फ पैसे की करप्शन को करप्शन कहते हैं आप, और आपको करप्शन नजर नहीं आती? टेरियन को जो उसने वो कहा था ना ओन नहीं किया था, वो करप्शन नहीं थी, वो उस पे बात में नहीं आता। क्रॉस टॉक हो रही है, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी सी अच्छी डिबेट हो जाए। उसका हिसाब किसने देना है? हसन मुर्तजा साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर, आ गया, जज्बात की ना हो बस। अब सर ये है कि अगर सब तरफ से नैब पे क्रिटिसिज्म होता है, कहा जाता है बार बार इस इदारे का सियासी इस्तेमाल हो रहा है, पिछले 5 सालों में भी सुनते सुनते हमारे तो कान पक गए हैं। सदीकुल फारूक साहब पाकिस्तान की सियासी क़यादत फिर इस मामले को हल क्यों नहीं करती? हर बार इसको टूल के तौर पे क्यों यूज किया जाता है? सर मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सियासी क़यादत बैठे, जो इस्लाहात करनी है, चाहे वो नैब के कानून में हो, चाहे वो आइन में कुछ इस कौम के मफाद में, किसी की ज़ाती सोच नहीं, वो तरामीम करनी हो, कुछ कवानीन में तरामीम करनी हो, इस मुल्क और कौम के मुस्तकबिल को सामने रखते हुए वो कर लेनी चाहिए। जहाँ नहीं हुई हम सब की कमज़ोरी है, और इस बात का एहतमाम होना चाहिए कि ये मुल्क आइन और जमहूरियत के मुताबिक चले, उसका तसलसल हो, कोई एक जगह बैठ के कोई दूसरी जगह बैठ के इस सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे, ये करना चाहिए। लेकिन नैब हो या कुछ लोगों की मनमानियाँ, कुछ के किसी एक जज हो या आधा जज हो, उसकी अपनी हुदूद से निकलने की वजह से मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूँ, मैंने इदारे चलाए हैं, आज मैं जब जा रहा हूँ लोगों ने काम करना वल्ला बंद कर दिया। उन्होंने कहा हम क्यों काम करें, काम करो, FIA भी दौड़ता है, नैब भी दौड़ता है, अदालत भी दौड़ती है, फलां भी दौड़ता है, इससे बेहतर है काम ही ना करो, इससे कौम का नुकसान हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लास्ट कमेंट सर, लास्ट कमेंट। मैं समझता हूँ जी अगर कौम का वक्ती तौर पे नुकसान भी हो रहा है तो पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटा गया है, वो किसी ने भी लूटा है, जिनके ये नाम ले रहे हैं हमारे लोगों के भी अगर उन्होंने लूटा है तो उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मेरा एक मौक़िफ़ है, चोरी मैं करूं, आप मेरे वालिद को बुरा ना कहें, मेरे भाई को बुरा ना कहें, मुझे लटका दें। जिनके आप नाम ले रहे हैं, आपने 10 साल सिंध में हुकूमत की, 5 साल मरकज़ में हुकूमत की, ये सारे लोग जिंदा थे, आपने एहतसाब नहीं किया, हमें अब करने दें, आप चीखें ना। फिर अपने वालिद दादा से जो आपने इनहेरिट किया है फिर वो कौम के हवाले उसको बताएं, फिर कौम के हवाले कर दें। लेकिन अगर आप, हम ये कहते हैं सही बात, कौम के हवाले कर, अगर आपने वालिद साहब से लिया तो उसकी मनी ट्रेल अदालतें मांगती रही, आप वहां पे कतरी खत पकड़ाते हैं। जब वो कहते हैं बताएं पैसा कहां से आया, तो आप कहते हैं ये वालिद साहब के पास आसी थे, कोई अदालत में साबित नहीं हुआ। जो मियां साहब ने खुद कहा था कि 71 में मैं फारिग हो गया। नैब कोर्ट ने जो फैसला लिखा उसमें लिखा है
कोई करप्शन साबित मेरा सवाल बताएं, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर साहब और इन फ्लैट्स की मिलकियत साबित। अच्छा सुन लें सदीक साहब, मियां साहब ने असेंबली में कहा था कि 71 में मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे, हमने दोबारा कमर बांधी। वो इनको शायद याद नहीं है। तो हम वालिद साहब का एहतराम करते हैं, उन्होंने कुछ कमाया तो वो है, लेकिन करप्शन जरदारी साहब और नवाज साहब ने किया और किसी ने नहीं की। बहुत शुक्रिया तमाम शुरका को। और अगर मामला लेके चलना तो सदीकुल फारूक साहब जैसे कह रहे कि कानून साजी करनी पड़ेगी, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि काबीना और साथ साथ पार्लियामान भी फंक्शनल हो। आज 114 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कायमा कमेटियाँ नहीं बन पाई, तो उम्मीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ और दीगर जमात पब्लिक अकाउंट कमेटी और दीगर कमेटियों के मामले पे किसी हल पे पहुँचेगी ताकि पार्लियामान के बिजनेस भी आगे चल पाए। यकीनी तौर पर इसी के रास्ते ही पाकिस्तान के मसाइल को हल किया जा सकता है। आज का शो यही ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।